गुड इवनिंग सिमरन। गुड इवनिंग सर। चलो आगे बढ़ना चालू करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी कल पूरा कर लिया है। नेक्स्ट हमारे को जो फंडामेंटल पढ़ना है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना? कल वाला क्लियर है? कल कोई डाउट तो नहीं है? नो नो सर। सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट आपका जब अपने क्लाइंट के साथ काम करने में और आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट जब कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई अब आपका इंटरेस्ट कुछ और है, सामने वाले का कुछ और है, और आप उस जगह पे ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि अब आप अपने बारे में सोचोगे या क्लाइंट के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो इस तरह की जब सर्कमस्टांसेस आते हैं उस सिचुएशन को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। समझ में आता है वर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? यस सर। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन होती है ना कि भाई मैं मेरे बेनिफिट की सोचूं या जहाँ काम कर रहा हूँ जिसके साथ काम कर रहा हूँ उसके बेनिफिट की सोचूं। तो जब अगर आप उस तरह की सर्कमस्टांसेस में आ गए तो आपको ऑडिट करनी नहीं चाहिए, अगर हम ऑडिट की पर्पज से बात करें। ये इन्होंने बताया। तो अब इन्होंने यहाँ पे ये समझाया कि भी क्या होता है कि कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की ही सर्कमस्टांसेस इन लोगों ने डील किए हैं। एक डील किया है कि जब आप आपका क्लाइंट जो है, आप उसके लिए काम कर रहे हो लेकिन आप एक अदर क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हो जो दोनों एक ही तरह के सेम मार्केट में जो है वो डील करते हैं। अब जैसे कि स्विगी और जोमेटो दोनों एक ही तरह के मार्केट में डील कर रहे हैं भाई, यहाँ पे दोनों कंपीटिंग फर्म्स हैं। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप स्विगी के ऑडिट अगर करते हैं, देन यू हैव दैट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद। तो अब क्या होगा कि एक 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 तो हम देखेंगे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई, और आप अगर स्विगी की ऑडिट कर रहे हो तो आप उनको रिकमेंडेशन दोगे कि भी देखिए आप अपने यहाँ पर ये चीज सही से कीजिए। तो उससे बेनिफिट किसका होगा? स्विगी का बेनिफिट होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, और उसके कॉन्ट्राडिक्शन में आप अगर जोमेटो के लिए भी काम करने जाएं तो जो एडवाइस आपने स्विगी को दी उससे फायदा अगर उसका होता है तो नुकसान जोमेटो का होता है ना भाई? बिकॉज दे आर कंपीटिंग इन अ सेम मार्केट ना। होगा नहीं होगा लॉस? यस सर। ठीक है, तो अब आपका काम आप कर रहे हो लेकिन आपके काम करने से आप ही के किसी एक क्लाइंट का नुकसान हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, इससे कॉन्फ्लिक्ट। और इवन मतलब ये इसके साथ साथ एक और तरह की कंपनीज के बारे में, कंपनीज विच ट्रेड विद ईच अदर। कोई बात नहीं, अब दो कंपनीज आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर रही हैं। ठीक है, अब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, ठीक है, और उस कंपनी का कोई सप्लायर है ना? अब जैसे से फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई टाटा मोटर्स एक कंपनी है जो कार बनाती है टाटा मोटर्स। यस पता है सर। टाटा मोटर्स के बारे में आप लोगों को सबको? यस Yes. सर। तो टाटा मोटर्स इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग दी कार्स। कार बनाने के लिए मेटल चाहिए होगा। मेटल के बिना तो कार बनेगी नहीं। नहीं बनेगी ना? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, वेरी गुड। तो टाटा मोटर्स मेटल खरीदती है जिंदल से। ठीक है, जिंदल स्टील्स करके एक बड़ी कंपनी है जो कि यहाँ पे मेटल सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, तो मैं अगर ऑडिटर हूँ टाटा मोटर्स की ऑडिट मैं करता हूँ। ठीक है, तो दीज कंपनी टाटा मोटर्स एंड जिंदल कंपनी दे आर दी कंपनीज ट्रेडिंग विद ईच अदर। यस और नो? एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हैं, है ना? यस सर। दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग। तो अगर मैं टाटा मोटर्स की ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे जिंदल की ऑडिट नहीं करनी चाहिए, ये इन्होंने बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होगा। कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्रिएट अ थ्रेट टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारा ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का है उसको यहाँ पे एक थ्रेट है। इट मे बी प्रोवाइडेड ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव सर्विस एंड एडवाइस टू द कंपनी वेयर इट आल्सो ऑडिट्स अ कॉम्पिटिटर। तो ये तो पहली वाली बात हो गई कि भाई आप अगर मेरे कंपटीटर के लिए काम कर रहे हो तो आप मेरे लिए काम नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप उसको कोई एडवाइस दोगे तो वो एडवाइस मेरे अगेंस्ट है बेसिकली।
Professional accountant should always act in the best interest of the client. However, where conflict of interest exists, the firm work should be arranged to avoid the interest of one being adversely affected by those of another and to breach of confidentiality. ठीक है, तो फिर भी हमने काम तो छोड़ा नहीं है। ठीक है, दोनों तरह की कंपनीज में हमने बोला काम तो देखो करेंगे। तो हम ऑडिटर्स स्मार्ट है, हमने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया कि काम नहीं छोड़ना पड़े, काम तो करेंगे ही करेंगे। यस और नो? हम स्मार्ट है, हम कोई काम नहीं छोड़ते, है ना? Yes, sir. तो व्हाट the safeguard has been डिजाइन, सेफगार्ड ये डिजाइन किया कि अगर इस तरह की कंपटीटिंग फर्म्स के लिए या ऐसी कंपनीज के लिए जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर आप उन दोनों के लिए ऑडिट करेंगे तो फिर आपको डिफरेंट टीम्स अपॉइंट करनी चाहिए। काम का अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी का बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर जो है वो ब्रीच नहीं हो। ठीक है, एक पर्सन दोनों का काम नहीं कर सकता। आपकी फर्म बड़ी है तो अलग अलग टीम्स अपॉइंट कीजिए और अरेंजमेंट इस चीज से कीजिए कि भाई दोनों एक दूसरे के काम को डिस्कस नहीं करें। ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा क्लाइंट को कि भाई देखो मैं आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग आपकी कंपीटिंग फर्म में आपके साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ डिस्क्लोजर जरूरी है। आप अपने क्लाइंट कि भी देखिए आप ही के सेगमेंट में, आप ही के सेक्टर में हम दूसरी उनकी भी ऑडिट करते हैं जो आपकी कंपीटिंग फर्म्स हैं। ये आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. तो इट इज ओनली आफ्टर द डिस्क्लोजर, है ना? इट इज ओनली आफ्टर द डिस्क्लोजर एंड द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, आप ऑडिट कर सकते हैं। तो अपन ने सेफगार्ड क्या क्या लगा लिए यहाँ पे? एक तो सर काम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है दो अलग अलग टीम्स के बीच में कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना हो, जो हमने डिस्क्लोजर लिया दिया और हमने कंसेंट लिया। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो सेपरेट एंगेजमेंट टीम्स हो गई। इसके अलावा यहाँ पे रिव्यू ऑफ द की जजमेंट्स एंड कंक्लूजंस बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ एप्रोप्रिएट सीनियरिटी। इसके अलावा जो भी ऑडिटर्स की जजमेंट्स लेते हैं, है ना, ऑडिटर्स की बात करिए बेटा यहाँ पे, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो जो भी ऑडिटर्स ड्यूरिंग दी ऑडिट यहाँ पे की जजमेंट्स और कंक्लूजन्स होंगे, इन जजमेंट्स और इन कंक्लूजन्स को आपको अप्रोप्रिएट सीनियरिटी के लेवल से क्या कराना पड़ेगा? बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ अप्रोच से आपको रिव्यू कराना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. measure which should be taken to reduce the threat प्रोसीजर। अब एक चीज इन लोगों ने और बहुत यहाँ पे ध्यान से बताई है कि भाई देखो दो टीमें अलग अलग ना, ए टीम बी टीम, ये काम कर रही हैं। तो काम करने के लिए हमको सेपरेशन पूरी तरीके से करना है। जैसे कि भाई ए टीम की फाइल, अब क्या होता है कि जैसे आप अगर एक ऑफिस में काम कर रहे होते हो ना, तो सब एक ही ऑफिस में आ रहे हैं, तो मान लीजिए आपके साथ वाला कोई काम कर रहा है, आपने उसका काम देख लिया, उसकी फाइल देख ली, तो इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है ना। अब अगर दो अलग अलग कंपनीज का काम कर रहे हैं तो उनकी फाइल्स भी एक ही ऑफिस में है, कोई भी पर्सन उठा करके देख लेगा। तो यहाँ तो कॉन्फिडेंशियलिटी का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ब्रीच हो गया। हो गया नहीं हो गया? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब जैसे आप हिया और सिमरन तुम दो जने हो, अगर एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, क्लाइंट अलग अलग है, कोई बात नहीं, क्या हो गया? हिया गई ऑफिस, किसी ने उससे सिमरन की टेबल पे से फाइल उठाई देख ली, तो उससे नहीं पता होना चाहिए था, क्योंकि हिया काम करके एक डिफरेंट क्लाइंट के लिए, सिमरन काम करके डिफरेंट क्लाइंट के लिए, दोनों कंपीटिंग क्लाइंट्स हैं। तो इसीलिए काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो इन्होंने बोला कि एक्सेस टू क्लाइंट क्लाइंट जो फ्लाई होगी वो लिमिटेशन होगी। मतलब आप जैसे ऑफिस में जाते हो तो अरेंजमेंट होगा, भाई हिया का ऑफिस अलग, सिमरन का ऑफिस अलग, दोनों के अलग अलग कैबिन्स हैं। आप अपने काम जो करते हो उन अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाइए, अपनी फाइल्स जो हैं उनको कबर्ड में रख के जाइए, कबर्ड लॉक होना चाहिए। ये सब चीजें आपको करनी है ना, ताकि आपकी फाइल कोई भी दूसरा पर्सन ऑफिस में नहीं देखे, ये लोग करने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. लिमिट करना है एक्सेस, आपको फिजिकल ऑपरेशन होना चाहिए, आपको क्लाइंट के साथ और ये सॉरी क्लाइंट के साथ के टीम मेंबर्स के साथ जो आपका ऑर्डर, अब जैसे हिया है तो हिया के साथ आपका जो भी सीनियर होगा, अप्रोप्रिएट पार्टनर जो होगा, या जो मेन ऑडिटर्स हैं आपके उसमें हायर सीनियरिटी के, वो आपके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी के एग्रीमेंट साइन करें, स्पेसिफिक ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाए, कम्युनिकेशन हुआ, तभी ये काम करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो?
Yes, sir. और अगर एडिक्वेट सेफगार्ड्स आप इम्प्लीमेंट नहीं करें तो फिर हम लोगों को इस तरह की ऑडिट ना तो एक्सेप्ट करनी चाहिए ना कंटिन्यू करनी चाहिए। क्लियर है भाई, समझ में? आगे बढ़े हम लोग, यस और नो? Yes, sir. पहले हम लोग ये कर लेते हैं, फिर हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं ना। एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग एन ऑडिट एंगेजमेंट। देखो कोई भी आपको ऑडिट एंगेजमेंट, देखो एज अ प्रोफेशनल वी डू हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सेप्टिंग दी वर्क। तो हम कोई भी काम इतना इजीली हम लोग एक्सेप्ट करते नहीं है, हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले या अगर आप कर रहे हैं तो इवन कंटिन्यूशन के लिए भी का आप उस काम को कर रहे हैं, कंटिन्यू कर सकते हो नहीं कर सकते, ये सब चीजें देखनी होती है। क्या क्या देखना होता है? प्रोफेशनल क्लियरेंस देखना होता है, इंडिपेंडेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी देखनी होती है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी होती है। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो सकते हैं कि कहीं क्लाइंट ऐसा तो नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। हम मतलब इनको एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। रिस्क, फीस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, क्लाइंट की रेपुटेशन और प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, ये सब चीजें देखनी होती है। सबसे पहली चीज है प्रोफेशनल क्लियरेंस। देखो, तो अगर आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है तो पहले भी उसकी अगर ऑडिट हुई है तो जो प्रीवियस ऑडिटर है उससे आपको क्लियरेंस लेना होता है। उसको एनओसी बोलते हैं हम लोग बेसिक, कि भाई उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो उसको हटा करके अब आपको नया ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है। सबसे पहले उसका एनओसी हमको लेना होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. वैसे ये क्लाइंट का ड्यूटी है कि वो ला करके दे आपको। प्रोफेशनल क्लियरेंस नहीं है, वो नहीं दे रहा, तो आप अपने क्लाइंट से पूछ के उससे बात करेंगे। ठीक है, और अगर आपका क्लाइंट उसी स्टेज पे मना कर दे कि नहीं आप हमारे प्रीवियस ऑडिटर से बात नहीं करोगे, तो क्या करें भाई? ये तो जरूरी है। देखो, प्रोफेशनल क्लियरेंस ले बिना हम किसी भी क्लाइंट के लिए काम नहीं कर सकते। हम कोई ऑटो टैक्सी वाले थोड़ी ना, एक ने मना किया दूसरे ने उठा के कर लिया। ऑटो वाले थोड़ी ना है, सवारी आई एक से बैठ नहीं पड़ी, उसमें बोला कि मैं 200 रुपये लूंगा, आपने बोला एवन 180 रुपये में कर दूंगा, चलो। अपन ऑटो वाले हैं क्या? नहीं है ना। No, sir. हम क्या है? हम प्रोफेशनल्स हैं। तो कोई क्लाइंट, कोई ऑडिटर अगर काम कर रहा है तो ठीक है, वो कर रहा है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि उसका काम कैसे छीन लो। अगर उसका वो उसको उस क्लाइंट उसको छोड़ करके आपके पास आना चाहिए तो वो आपको उससे प्रोफेशनल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, जिसमें जनरली अगर अनलेस एंड अनटिल कोई बात नहीं है तो उसको भी कोई ऑब्जेक्शन थोड़ा होगा। ठीक है, आप जाना चाहते हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है, वो कोई मना थोड़ा ना करेगा। तो आपको प्रोफेशनल के, अब आप ये क्लाइंट नहीं लाके देता, आप खुद पूछिए। और अगर क्लाइंट मना कर दे कि नहीं मेरे प्रीवियस ऑडिटर से आप नहीं बात करोगे, उससे कोई तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। या तो उस ऑडिटर के साथ कोई बात आपकी बिगड़ी है, आपने कुछ खराब किया है तभी है। तो मैं कोई भी काम करने से पहले पहले मैं मेरी फैटर्निटी के साथ हूँ, देखो, है ना। कोई क्लाइंट से बड़ा फैटर्निटी इंपॉर्टेंट है या नहीं? फैटर्निटी इंपॉर्टेंट अपने लिए अपनी, Important है, sir. है ना। तो अपने लिए क्लाइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी फेटर्निटी है। तो अगर आप उसके साथ कुछ गलत करके आए हो तो वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अगर वो मना कर देना आपको कि भाई मैं नहीं आपको बात करने के लिए अलाउ करता, तो आप भी उसको मना कर दो, भैया फिर मैं भी तेरा काम नहीं करता, कोई और ढूंढ ले। आउटगोइंग ऑडिटर से बात कीजिए, रिलेवेंट उससे इंफॉर्मेशन मांगिए। जैसे हो सकता है कि कल ये भी तो हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने उठा करके उसकी फीस नहीं दी और उसको भगा दिया हो कि ठीक है हाँ और कोई ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे, अब उस बेचारे की फीस नहीं दी, तो आप बोल दो कोई बात नहीं भैया, उसकी पहले फीस दे करके आ, उससे एनओसी लेके आ, फिर काम करेंगे तेरा। ये चीज है। अगर वो, अब नाउ अब सी की भाई क्या होता है कि भाई क्लाइंट से आपने परमिशन ले ली, आपने प्रीवियस ऑडिटर को पूछा कि भाई ठीक है, अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा, दैट इज डिफरेंट द मैटर। वो प्रीवियस ऑडिटर अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो ठीक है, फिर आप सोच सकते हो कि आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना। ठीक है, लेकिन उसको कांटेक्ट करना जरूरी है। आगे समझ में क्लियर है बेटा यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. तो रिप्लाई वो नहीं करता तो कोशिश कीजिए से फोन पे बात हो जाए, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नहीं हो पाता है, कोई नहीं चीज है, तो फिर उसके बाद आप ध्यान से सोचिए कि भाई ऐसे के बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर रिप्लाई आता है तो फिर ये देखिए कि भाई उसने क्या रिप्लाई दिया है, क्यों छोड़ा था उसने, क्या रीजन रहे उसके यहाँ से जाने के। कोई हो सकता है भाई कोई रीजन नहीं भी रहा हो, बहुत टाइम से काम कर रहा हो। अब यहाँ पे एंड यहाँ पे एथिक्स का ही कोई रीजन रहा हो। हम लोग भी तो एक टाइम से ज्यादा थोड़ी ना किसी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं, छोड़ना पड़ता है। तो वो होता है। तेरे भाई समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा इसमें इन्होंने ये बोला है कि इवन अब प्रीवियस ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी आपको क्लाइंट की परमिशन लगती है ना।
अगर प्रीवियस ऑडिटर आपसे बात करता है तो उसको रिप्लाई करना है नहीं करना, उसके लिए आपको क्लाइंट की परमिशन लगेगी, क्लाइंट से पूछना पड़ेगा। अगर क्लाइंट रिफ्यूज करता है तो ऑडिटर को, एग्जिस्टिंग ऑडिटर को, प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर को ये चीज बता देनी चाहिए। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़े? यस और नो? तो देखो, Yes, sir. इन्होंने सबसे पहली कोई चीज अगर डिस्कशन करी है कि भाई आप कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, प्रोफेशनल क्लियरेंस करिए। तो जाते हुए ऑडिटर से आने वाले ऑडिटर का बात करना जरूरी है, उससे जो है वो क्लियरेंस लेना जरूरी है, उसी के बाद आगे कोई बात हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारा इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी आ जाता है। ठीक है, दैट द थ्रेड्स टू, अब जो भी ऊपर अपन ने थ्रेड पढ़े हैं उसके हिसाब से आप एनालिसिस कीजिए कि कोई थ्रेड यहाँ पे प्रेजेंट, अभी अपन सब पढ़ के है ना, थ्रेड 5 तरह के थ्रेड हैं। यहाँ पे हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, फेमिलिटी थ्रेड है, एडवोकेसी थ्रेड है, इंटिमिडेशन थ्रेड है। तो किसी तरह का कोई थ्रेड अगर प्रेजेंट है उसकी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के वो आप एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. देखो, थ्रेट प्रेजेंट हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप काम को मना कर दें। थ्रेट अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, सेफगार्ड्स बताए गए हैं ऊपर कि भाई थ्रेट अगर प्रेजेंट है तो इन सेफगार्ड्स को अप्लाई करो, है ना? ये सुनो, Yes, sir. आपके लिए ये जरूरी नहीं कि भाई थ्रेट प्रेजेंट है, अनलेस एंड अनटिल उस थ्रेट को हम लोग एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस नहीं कर देते, तब तक के लिए आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप उस पर सेफगार्ड अप्लाई करके उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर दो या उस थ्रेट को एलिमिनेट कर दो, तो फिर काम कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस और नो? Yes. फिर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, फिर ऑनेस्टी की बात है ना? आप आपको ये देखना पड़ेगा क्लाइंट कैसा है भाई, ये बदमाश क्लाइंट है, ये एवरेज बदमाशी करता है, मतलब देखो बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है ना? थोड़ी बहुत बदमाशी तो हर बिजनेसमैन करता है, ये करते ही है कि नहीं करते? Yes, sir. हाँ, थोड़ा ऑफेंड मत हो, है ना सर आप कैसे ऐसे, हर बिजनेसमैन थोड़ी बहुत बदमाशी करता ही है। कुछ बिजनेसमैन ज्यादा करते हैं, कुछ थोड़े कम करते हैं। मैं देखो वैसे लॉयर हूँ तो, और हम लोगों का क्या है कि हम कमर्शियल लिटिगेशन में है, तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब बिजनेसमैन ही होते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई बिजनेसमैन बिना बदमाशी करे तो बिजनेस कर नहीं सकते। चाहे वो अपने कस्टमर के साथ करेंगे, चाहे सप्लायर के साथ करेंगे, चाहे एम्प्लॉय के साथ करेंगे, चाहे सरकार के साथ करेंगे, बट करेंगे कहीं ना कहीं, है ना? और एज अ प्रोफेशनल बनने के बाद तो ये चीज और अच्छे से समझ में आती है, फिर हमें ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली आप ना अपने क्लाइंट को ये सब इंटीग्रिटी, ये सब बातें ज्यादा कुछ मैटर करती नहीं है ना? आपको ये पता हो जाता है कि भाई मेरा काम यहाँ पे ये नहीं है कि इसको एक बोलूं कि भाई ये मत कर, बल्कि उसको रास्ता दिखाना है कि इस काम को ये इस तरीके से कर ले फिर ठीक रहेगा। ये चीज आपको आफ्टर यू कम इनटू द प्रैक्टिस ये समझ में आ जाएगा, है ना? अभी हमको इनिशियल लगेगा अरे सर ऑनेस्टी की बातें हैं, ये वो गलत कर रहा है, फिर हम उसको बोलेंगे नहीं नहीं देखिए ये रास्ता तू जाएगा ना, इस पे पकड़ा जाएगा, मैं तेरे को बताता हूँ कौन सा रास्ता सही है, इस पे चल, काम भी गलत करेगा पकड़ा भी नहीं जाएगा, है ना? इस तरीके से हो जाता है। आ रहा है समझ में? ये सुनो, Yes, sir. हाँ अभी तुम बोलोगे सर आप कैसी बातें करते हो सर, ये तो आप हम बच्चों को बोलो। अरे वो बात नहीं है, जो जो है रियलिटी वो है, उसका कुछ नहीं कर सकते तुम, ऐसा ही होगा। चलो, लेकिन फिर भी इन्होंने अब दिया है ये चीज तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि देखो कोई भी क्लाइंट का काम अगर करना है तो सबसे पहले देखो कि उसका मैनेजमेंट, उसकी इंटीग्रिटी कितनी है। और इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी है, कितना है वो अपने काम को लेकर के कितना ऑनेस्ट है। ठीक है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, उनमें इंटीग्रिटी की कमी है, तो फिर इससे इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन किया हो, विंडो ड्रेसिंग करी होगी, फाइन, मतलब आपको पता ही है कि क्लाइंट बदमाश है तो बदमाश है तो फिर बदमाशी करी होगी ना उसने। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत बनाए होंगे, बायसनेस भी होगी, इनएप्रोप्रिएट सब चीजें होंगी, फिर तो ये सर नो, हाँ या ना? Yes, ये sir. चीज तो इसलिए वो देख लो कि भाई मैनेजमेंट है कैसा। कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक हो सकता है, ऑडिटर्स को कल को ऑडिटर को डराने धमकाने लग जाए, क्रिमिनल एक्टिविटीज वो हो सकता है कर रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, फ्रॉड हो, ब्रीच ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस के हो, टैक्स अवीजन की आपको आपको यहाँ पे इंस्टेंसेस दिखे कि भाई जहां उसने टैक्स की चोरी करी है,
मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन अनरिलायबल होंगे, फिर मैनेजमेंट जो बोलेगा आप उस पर कैसे विश्वास करोगे, उसके रिप्रेजेंटेशन पे ट्रस्ट करोगे जब आपको पता है कि मैनेजमेंट बदमाश है, इंटीग्रिटी नहीं है इनके अंदर? करोगे आप? नहीं ना। No, sir. नहीं करोगे ना, हाँ। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, फैक्चुअली मेजोरिटी ऑफ बिजनेसेस ऐसे ही होते हैं, कोई वो बात बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी देखना चाहिए, देखो कुछ बिजनेसेस जो है वो ठीक है, वो एथिकली वो काम भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत है चलता है। कुछ बिजनेसेस बहुत ज्यादा, जहां पर इस तरह केसेस हो, फिर उनके साथ देखो जुड़ने का मतलब नहीं है, फिर वो आपकी रेपुटेशन भी खराब होती है। जैसे अभी हम लोगों के काफी सारे क्लाइंट जो है वो सब बिजनेसेस ही हैं, पर फिर भी अभी हमारे ऑफिस ने एक क्लाइंट को मना कर दिया, और वो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा बिल्डर है, और जिस शहर में मैं रहता हूँ वो सबसे बड़ा बिल्डर है वो यहाँ का। फिर भी एक सर्टेन टाइम, 5 साल उनके साथ हम लोगों ने लीगल मतलब उनके इम्पैनल्ड होकर के काम किया, वो हमारे क्लाइंट रहे। 5 इयर्स बाद हमने उनको बहुत परेशान होकर के मना कर दिया कि नहीं यार, अब आपके लिए काम नहीं कर सकते, मतलब आपका बिल्कुल ही इंटीग्रिटी नहीं है, आपको नहीं पता बात कैसे करते हैं एडवोकेट से, आपको नहीं पता कस्टमर के साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक अलग लेवल का उनका था। ठीक है, तो फिर एक सर्टेन टाइम बाद आपको मना करना पड़ता है, तो वो वही चीज देखने वाली है। ठीक है, अगर आप किसी के लिए काम करने जा रहे हो, छोटा मोटा कर रहा है चलेगा यार, लेकिन अगर आपको पता है कि यार इसकी रेपुटेशन मार्केट में इतनी ज्यादा खराब है, अगर मैं इसके साथ जुड़ के काम करूंगा तो फिर लोग मुझे भी उसी नजर से देखेंगे, है ना? यस और नो? Yes, sir. अब किंगफिशर एयरलाइंस है, विजय मलाया था, इंडिया छोड़ के भाग गया, है ना? तो अब अगर आप आज की डेट में उसके साथ, वो खाली बिजनेस इस तरीके का रहा नहीं है ना कि भाई ठीक है छोटी मोटी उन्होंने कुछ करी हो, उन्होंने उन्होंने जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करी, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करी, या जो कुछ भी किया वो बहुत बड़े लेवल के किया, और आज उनकी मार्केट में रेपुटेशन नहीं है कि आप उनके साथ खड़े होकर के काम करो, क्योंकि अगर आप उनके साथ खड़े हो तो लोग भी आपको उसी तरीके से देखेंगे, आपकी भी रेपुटेशन खराब होगी, होगी नहीं होगी? ये सुनो, Yes, sir. दिस बीइंग द रीजन कि इंटीग्रिटी देखने वाली चीज है बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग दी एनी ऑफ द एंगेजमेंट। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो क्या होता है? व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? Yes, sir. पैसों की हेरा फेरी, इस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर करना और उनका एक्चुअल सोर्स छिपाना। हाँ, थोड़ा बहुत सही है लेकिन नॉट कंप्लीटली। और कुछ सब बताओ ना। ब्लैक मनी को लेयर करना और उसे व्हाइट में कन्वर्ट करना। क्या करना? ब्लैक मनी को लेयर करना, लाइक मतलब जैसे Isn't it is उन्होंने conversion of black money into white money, or converting your black money or money which is, इसका मतलब ये नहीं होता? तुमने कभी नहीं पढ़ा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में? सर पढ़ा, इट्स कंसीलिंग द सोर्स ऑफ मनी जो इलीगली ऑब्टेन की गई है। हाँ, बेसिकली वही है। देखो, कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत सारी कंट्री में क्या मतलब, हमारी कंट्री छोड़ते हैं, दूसरी कंट्रीज की तो बात ही छोड़ो। जैसे हमारे देश में बहुत सारे, अब ठीक है, नाउ इट्स की भाई डिजिटलाइजेशन आ गया इतना, अब आप सब्जी वाले को भी पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हो, तो जो पैसा उसने कमाया वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में चला है, इट इज विजिबल टू दी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को विजिबल है ना, वो दिख रहा है पैसा कि हाँ भाई ये मैंने अर्न किया है। ये सुनो, दिख जाएगा वो तो पैसा जो आपके अकाउंट्स में आएगा, जो ट्रांजेक्शन यस सर। डायरेक्टली यस। चैनल्स ऑफ बैंकिंग से होंगे, तो वो पैसा तो गवर्नमेंट को दिख रहा है, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना ही है। ठीक है। अब जैसे हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा, आफ्टर अभी कुछ सालों से कम हो गए हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा हम लोगों की मेंटेलिटी लिए रही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स कैश में करें हम लोग। हमें बिल नहीं चाहिए, हम दुकानदार से भी कह देते हैं यार कोई बात नहीं, बिल के पैसे बचते हो तो बिल मत दे, बोल देते हैं दुकानदार से। अब लेकिन जीएसटी आने के बाद तो दुकानदार के पास ऑप्शन रहा नहीं है, उसको देना ही पड़ेगा बिल आपको, है ना? जैसा, यस सर। क्योंकि वो मैकेनिज्म ही ऐसा बना हुआ है कि आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते बिना बिलिंग के, आप सामान नहीं बेच पाओगे, है ना? तो पॉसिबल ही नहीं है उसमें, उस वाले केसेस में। तो नाउ दी पॉइंट इज कि भाई ये चीज तो चलो अब ठीक है अभी कुछ टाइम से, लेकिन इंडिया में हम लोगों की मेंटेलिटी ये है कि हम दुकान पे जाएंगे सामान खरीदेंगे, हमें नहीं चाहिए बिल। तो जब ये पैसा किसी बिजनेसमैन के पास जाता है, फिर देर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस जहाँ पे
किसी कोई पैसा करप्शन की वजह से अर्न कर रहा है, अब वो पैसा वो करप्शन से कमा तो रहा है, वो बैंकिंग चैनल में तो जाएगा नहीं, वो सारा पैसा कैश में जाएगा। यस और नो? है ना, यस सर। रिश्वत का यस पैसा सर। तो सब कैश में ही देना पड़ता है आपको। तो जब इस तरीके से ये जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अब ये जिसके पास चले गए उसके पास कैश बहुत सारा इकट्ठा हो गया, लेकिन कैश का करोगे क्या? आप इसको खर्च नहीं कर सकते, आप बड़े ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाओगे, आप बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप बड़ी जमीनें नहीं खरीद सकते, ये सब ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को जब आप इतने बड़े ट्रांजेक्शन करोगे तो सरकार को कहाँ से बताओगे कि ये पैसा आया कहाँ से आपके पास, ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से? तो फिर इसको, ये जो पैसा कैश में जो कि बिना टैक्स दिए सरकार से छुपा करके किया, तो इस पैसे को यूज करने के लिए इस पैसे को रोटेट इस तरीके से किया जाता है कि भाई ये पैसा व्हाइट में कन्वर्ट हो जाए। अब ये सरकार की नजरों में भी आ गया, मैंने इस पैसे के ऊपर टैक्स भी नहीं दिया और ये पूरा व्हाइट होकर के मेरे पास आ गया। ठीक है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। हालांकि अब ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट इंडिया में जो कानून बना है उसका नाम पता है? इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज। क्या नाम है उसका, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो लॉ है? नहीं पता? इट इज पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अभी वो जो दिल्ली का सीएम हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उनको जिस मैटर में पकड़ा गया है, जेल में ही अभी एक बीच में बेल पे बाहर आ गए थे, अभी वापस एकदम से सीबीआई ने पकड़ लिया उनको। बट वो अभी जिस वजह से बेल नहीं हो पा रही थी, वो पीएमएलए के अंदर ही उनको एक मतलब उसके लिए अलग से इवन सरकार का एक विभाग है पूरा, जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, शॉर्ट में ईडी। ईडी ने उनको पकड़ा था, वो यही है, इसी कानून के तहत उनको जो है वो अभी उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और उनको जेल में रखा। ठीक है, समझ, पता पता नहीं था ये तुम लोगों को? पता था सर। पता था? कानून नहीं पता था बट केजरीवाल का वो पता था। हाँ, केजरीवाल का तो पता था। तो वो एक्चुअली वो जो जिस पुलिस जो ईडी जो डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग के ही केसेस को के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो वो उसी उसी के चार्जेस के अंडर उसको अभी अरेस्ट किया गया था और बेल उसकी नहीं हो पा रही थी। वो है मनीष सिसोदिया हो गया, जो भी दिल्ली के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर था, और भी बहुत सारे नेताओं को इन्हीं एनफोर्समेंट मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ही पकड़ा गया है। बहुत सारे ऐसे अभी राजनेता ऐसे हैं। चलो, ये तो चलता रहेगा। समझ में आया मनी लॉन्ड्रिंग? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब अगर आपको दिख रहा है कि मेरे क्लाइंट ने, जो पर्सन मेरे पास ऑडिट करवाने आया है, अगर ये कोई ऐसा बिजनेस, क्योंकि ना देखो बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसी के अंदर पकड़े भी जाते हैं, है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर, क्योंकि उसको नहीं पता क्लाइंट को मनी लॉन्ड्रिंग के बारे है ना, कैसे करनी है। वो देखो बिजनेसमैन ज्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं है ना, उसको बिजनेस करना आता है, उसको व्यापार करना आता है। ठीक है, अब वो पैसा तो कमा लेगा, लेकिन उसको टेक्निकल गाइडेंस कौन देगा कि भाई देख तेरा पैसा ब्लैक से व्हाइट ऐसे होगा? वो कौन देगा उसको गाइडेंस? हम ही लोग देते हैं गाइडेंस यहाँ पे कैसे होगा। ये सुनो, क्योंकि उसको नहीं पता ना कैसे कंपनी का फॉर्मेशन होगा, कैसे ट्रांजेक्शन होंगे, क्या होगा ऐसे। तो ये सब गाइडेंस सब हम ही देते हैं, सब बोलने वाली बातें हैं। लेकिन अगर अब हाँ एज ए एथिकल आप इस चीज को समझ लो, यार कोई क्लाइंट आपके पास आया और आपको दिख रहा है कि इसके बिजनेस में इसने मनी लॉन्ड्रिंग करी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जो ट्रांजेक्शन है ही नहीं, वो उनका पर्पस सिर्फ मनी को ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करना है, और कोई पर्पस नहीं है, तो आपको ऐसे क्लाइंट को मना कर देना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कर दोगे मना? दिल पे हाथ रख के बोलो, कर दोगे मना? करोगे नहीं यस। करोगे? यस सर। कर दोगे ना? हाँ नहीं सर, अरे मुझे पता है ऐसे क्लाइंट से ही तो पैसे मिलेंगे, फिर तुम बोलोगे अरे नहीं नहीं सर, इसको कैसे मना कर दें सर, ये तो अच्छे क्लाइंट से ज्यादा पैसे दे रहा है, बदमाश क्लाइंट है, इसकी मदद करेंगे तो ये। अभी हमारे ऑफिस में केस चल रहा है। एक्चुअली मैं जिस ऑफिस में हूँ, तो मेरे जो बॉस हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं, एसपीपी। तो जब जीएसटी डिपार्टमेंट किसी के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्जेस लगाता है, वो देखता है कि भाई टैक्स चोरी का कोई मैटर है, तो फिर वहां वो जो जैसे अभी अरविंद केजरीवाल हुआ है, तो ऐसे ही बहुत टाइम पहले मैं जिस टाउन में रहता था वहां पे दो बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन लोगों ने लगभग 26 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है डिपार्टमेंट को जितना 26 करोड़ का चूना लगा है।
तो फिर वो चार्टेड अकाउंटेंट्स ही थे वो, है ना। वो कोई और नहीं था, वो बिजनेसमैन नहीं था, कुछ नहीं था, वो चार्टेड अकाउंट प्रोफेशनल ही था वो, हम जैसे। तो आपको देखना पड़ेगा कि देखो, पैसा कमाना है वो जरूरी है, लेकिन मुझे किस हद तक जाना है, कि भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक लिमिट से ज्यादा हो जाए और फिर सरकार बोले भैया बहुत हो गया, देखो अब बहुत कमा लिया, अब आपको अंदर आ जाओ, कुछ दिन रहो यहीं पे, हम सेवा आपकी करते हैं, जितना कमाया उसमें से आधा हमको दो, फिर आपको बाहर जाने देंगे। उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। यस वो सर। चाहिए एक लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट इन लोगों ने बात करा है, देखो कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग देख लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के इंस्टेंसेस नहीं है, फिर देख लिया आपने रिसोर्सेज है या नहीं है। रिसोर्सेज में क्या होता है, देखो क्लाइंट आपके पास आ सकता है, अब आपके मन में लालच है यार, अच्छा बड़ा क्लाइंट है, लेकिन उस क्लाइंट अगर बड़ा है तो उसके काम करने के लिए रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए होंगे आपको। ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, मतलब आपको एसोसिएट चाहिए होंगे, आपको अपने टीम मेंबर्स चाहिए होंगे, आपको टेक्निकल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, आपको स्किल की जरूरत पड़ सकती है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि भाई एसीसीए कर लिया और अगले दिन से दैट वी आर कैपेबल इनफ ऑफ डूइंग लार्जर ऑडिट्स। तो वो तो ग्रेजुअली एक्सपीरियंस से गेन होगा ना, धीरे धीरे ये सब चीजें होंगी। तो आपको ही काम अगर आपके पास आए तो आपको ये देखना है कि क्या उस काम को करने के लिए, उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। यस सर। यस इसके सर। अलावा फिर रिस्क है, फिर अदर अदर देन कोई भी रिस्क अगर आपको आइडेंटिफाई होता है, जैसे कि पुअर परफॉर्मेंस है, पुअर कंट्रोल्स है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है, किसी भी तरह का कोई रिस्क हो सकता है ना, तो वो सब रिस्क आपको एक बार देख लेना चाहिए भाई, किसी तरह का रिस्क टू द एंगेजमेंट है या नहीं है। इनअप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करने का कोई रिस्क तो नहीं है, वो चीज है। एंड द लास्ट, फीस। आपकी फीस एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, क्लाइंट को भी होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए, दोनों को होनी चाहिए। फी शुड बी कॉन्स्टेंट विद द, जितना लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, जितना काम, जितना टेक्निकल काम है, जितना लेबोरियस वर्क है, जितना काम ज्यादा करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको फीस डिटरमाइन करनी चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई कहीं यहाँ पर क्लाइंट में ऐसा तो नहीं मैं इसका काम कर दूंगा फ्री, मेरी फीस नहीं दे पाए, तो उसकी क्रेडिट वर्दनेस भी एक बार आपको कंफर्म करनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यस और नो ये यस चीज। सर। प्रोफेशनल कंपिटेंट मतलब जो नेसेसरी स्किल्स आपके पास हैं या नहीं काम को करने के लिए, वो देख लीजिए। ये एक्सपीरियंस आपके पास होगा ना, आप सीधी किसी रिलायंस का ऑडिट आगे करोगे कैसे, एक्सपीरियंस नहीं है आपको उतनी बड़ी ऑडिट दे हैंडल करने का। तो जैसे कोई ऑडिट आए तो देखिए कि क्या उस ऑडिट को करने के लिए मेरे पास रिलेवेंट स्किल और एक्सपीरियंस अवेलेबल है या नहीं है। एंड दी रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस आप लोगों के साथ कर लिया ऊपर जब पढ़ा था। तो क्लाइंट की रेपुटेशन कहीं उसके साथ जुड़ने से आपकी खुद की रेपुटेशन खराब नहीं हो जाए, फिर आगे कोई काम देगा नहीं, तो ये चीज आपको देखनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो यस ये सर। चीज है। तो ये तो उन्होंने बता दिया। नाउ ISA 210 जो है हमारा, इट इज, अब देखो यहाँ से स्टैंडर्ड्स चालू हो जाएंगे ना हम लोगों के। अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में ही कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करी थी, अब आपके स्टैंडर्ड्स यहाँ से चालू हो जाएंगे। ठीक है, ISA 210 स्टार्टिंग से, मतलब हर स्टैंडर्ड एक स्टेप है ऑडिट करने का। तो ISA 210, 205 जो इससे हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो वो 210 इज दी स्टार्टिंग। वो कह रहा है कि कोई भी टर्म ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आपको यहाँ पे गाइडेंस टू द प्रोफेशनल अकाउंटेंट वो कंसीडर करनी चाहिए। जो भी गाइडेंस प्रोफेशनल अकाउंटेंट को है यहाँ पे टर्म्स ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, वो आपको कंसीडर करनी चाहिए। द ऑडिटर मस्ट एस्टैब्लिश वेदर, जो भी, अब ऑडिटर को क्या देखना है कि भाई ये प्री कंडीशंस एस्टैब्लिश्ड हैं, अगर ये प्री कंडीशंस अगर प्रेजेंट है तो ही मैं ऑडिट करूंगा। ISA 210 कह रहा है, और जब ISA 210 कह रहा है, ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है। जहां ISA कोई चीज कह देगा ना वो करना जरूरी है बेटा, ये चीज ध्यान रख लेना। वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता, फिर वो फिर कंपल्शन हो जाती है कोई चीज। ठीक है भाई, समझ में आ गया। यस सर। तो ISA 210 कह रहा है, बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग विद द एंगेजमेंट the auditor must establish whether the preconditions for an audit are present and whether there is a common understanding between the auditor and management and where appropriate with the those charged with governance। इस स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से, ISA 210 क्या कह रहे हैं, है ना। इसको ऐसे याद नहीं रहेगा ना, बताता हूँ कैसे याद रहेगा। कि कल को तुम्हारी शादी करनी हो तो लड़के के पास जा रहे हो तुम लोग, तो शादी करने के बाद
तो फिर बहुत चीजें रिवर्स नहीं हो पाएंगी ना। तो इसीलिए उससे उसके साथ एंगेजमेंट करनी है नहीं करनी है, उससे पहले क्या देखना है, कुछ प्रीकंडीशंस हैं वो स्टैब्लिश्ड हैं, वो प्रेजेंट हैं, और उसके और आपके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ऐसे ध्यान आपको रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा ध्यान यहाँ पे? यस और नो? यस सर। अब ध्यान रहेगा तुमको, ठीक है। तो ये देख लो कि उसके मैनेजमेंट, और जहां पर मैनेजमेंट की जगह TCWG है, दैट इज दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उनके साथ आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, बैठ रही है तो ही उनको हाँ करो, अदरवाइज मना करो, ठीक है। अब प्री कंडीशंस है क्या? बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट ये मान ले और ये समझ ले कि उसकी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने की है। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग उसकी आपकी होनी चाहिए कि भैया ये काम तेरा है, तेरे को करना है। इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इंटरनल कंट्रोल्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दें, इसके लिए जरूरी है वो इंटरनल कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करना। ये मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को माने और वो इस बात के लिए एग्री करे कि जो भी ऑडिटर को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा उसकी एक्सेस वो दे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस। तो जैसे शादी करने जाओ, है ना, एंगेजमेंट से पहले लड़के को समझा दो भैया देख तेरी ये जिम्मेदारी है जो तुझे समझनी है, एग्री करेगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़े। ऐसे ही जब ऑडिट करने जाओ तो क्लाइंट को बैठा करके क्लियरली ये चीज समझा दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे एग्री करो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आओ, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर क्लाइंट मना करते कि भैया, या कोई लिमिटेशन आपके ऊपर इम्पोज कर दे कि देखो मैं आपको इससे ज्यादा काम नहीं करने दूंगा, अब कल को के लड़का कह देगा "हाँ, पढ़ाई तो तुमने कर ली लेकिन मैं जॉब नहीं करने दूंगा", तो उसको पहले ही मना कर दो भैया कोई बात नहीं, आप मेरे लिए ठीक नहीं हो, मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ, है ना, टाटा बाय बाय, यही करोगे? हाँ या ना? यस और नो? यस। ऐसे ही बस। तो क्लाइंट अगर लिमिटेशन इंपोज करे हमारे काम पे, भैया मैं ऑडिटर हूं, मेरा मन पड़ेगा वैसे मैं काम करूंगा, मेरे को जिस लेवल तक सेटिस्फेक्शन चाहिए मैं उस लेवल तक सेटिस्फेक्शन जब तक मुझे अचीव नहीं हो जाता मैं काम करूंगा मेरा, और आप मेरे काम में कोई लिमिटेशन नहीं इंपोज करेंगे, बॉस बोलेगा 9 बजे तक काम करना है तो करेंगे, ठीक है, सीधी बात है। तो वो अगर कोई लिमिटेशन स्कोप पे लगाता है आपके काम पे, और अगर आपको लगता है कि भैया इसकी वजह से हो सकता है मैं ओपिनियन फ्रेम ही नहीं कर पाऊं, मैं नतीजे पर ही नहीं पहुंच पाऊं, मुझे डिस्क्लेम करना पड़ जाए ओपिनियन, तो इससे बेटर मैं आपको अभी मना कर देता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा काम। तो आपको क्लाइंट से ये पूछ लेना है, उसको समझा लेना है भैया काम में आप मेरे कोई लिमिटेशन इम्पोज नहीं करेंगे। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है। तो अब कोई नया ऑडिट के लिए क्लाइंट आएगा तब भी है, और जब आप किसी क्लाइंट के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअंस कंटिन्यूअंस होती है जब आप एक बार ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर जब हम उसकी वापस ऑडिट करते हैं उसको कंटिन्यूअंस कहते हैं। समझ में आ गया बेटा वन वर्ड यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो यस एक सर। बार जब ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है तो ऑडिट फर्म को वापस से सब चीजें देखनी होती है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, है ना, हर साल लड़के को समझाओ कि क्या है भैया देख ये समझ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे तेरे को वापस लेकर के आते हैं, है ना, हर साल समझाओ। इसी तरीके से क्लाइंट को भी सब बातें हर साल समझाओ कि देखो लास्ट ईयर बात हुई थी, पूरा कर लिया ऑडिट, लेकिन फिर से ये बातें आपको समझाना जरूरी है, वो हम आपको समझा देते हैं। और अगर कोई सिग्निफिकेंट इशू अराइज हुआ है ड्यूरिंग ईयर सच एज डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, या आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे कोई डाउट है, तो फर्म यहाँ पे रिजाइन करना कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ठीक है एज पर अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई थी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप बाउंड नहीं हो, बंधे हुए नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि यार इस साल इसके साथ काम कर लिया लेकिन ये समझता नहीं है बात को, ये अभी भी हमको काम नहीं करने देता, ये हमारे साथ मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट है, या आपको उसकी ऑनेस्टी के ऊपर डाउट है, तो उसको छोड़ देंगे, खत्म करो, कोई बात नहीं, साइन करो, और आ जाएंगे क्लाइंट। तो क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो देखो जब आप ये अंडरस्टैंडिंग की बात जो भी हमने करी, आईए से T1 210 जिस अंडरस्टैंडिंग की बात करते, ये अंडरस्टैंडिंग ओरल नहीं होती है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग रिटर्न अंडरस्टैंडिंग होती है, इसको एंगेजमेंट लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको यहाँ पे?
एंगेजमेंट लेटर। इसको एंगेजमेंट लेटर कहा जाता है। कोई भी ऑडिटर अपने क्लाइंट के साथ काम स्टार्ट करने से पहले एक एंगेजमेंट लेटर उसको साइन करके भेजता है, जो क्लाइंट को एक्सेप्ट करना होता है। किस बनाएगा? कौन बनाएगा? ऑडिटर साइन करके भेजेगा, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, इससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के रिस्क कम हो जाएगा, आपकी एक्सेप्टेंस कंफर्म होगी, और टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें लिखी रहती हैं। ये लेटर हमको ईयर बाय ईयर रिव्यू करना होता है, हर साल हम लोगों को रिव्यू करना होता है। मतलब जैसे भी मैंने बताया ना, हर साल भाई टर्म्स एंड कंडीशंस वापस से आप देख सकते हो। तो आपको ईयर बाय ईयर ये रिव्यू करना होता है, ये इंश्योर करने के लिए दैट इट इज अप टू डेट। और अगर उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो हम उसको चेंज करेंगे। ISA 210 कह रहा है, देख लो यहाँ पे कह भी रहा है, to consider whether there is need to remind the entity of the existing terms of the audit engagement for recur। तो ISA 210 कह रहा है कि ये देखो कहीं इस चीज की जरूरत तो नहीं है कि क्लाइंट को आपको रिमाइंड कराना पड़े, देखो भाई इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम लोगों ने एग्री किया था। हर कुछ फर्म्स ऐसा करती हैं, भाई हर साल नया एंगेजमेंट लेटर इश्यू करती हैं, आप भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है उसके अंदर। ऑडिटर अब इन सर्कमस्टांसेस में देखो आपको वापस से नया एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए। जैसे आपकी अगर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज के अंदर कोई चेंज आता है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या होती है भाई? व्हाट इज स्टैट्यूटरी ड्यूटीज? जल्दी बताओ क्या होता है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी क्या होता है? लीगल ड्यूटीज। हाँ, लीगल ड्यूटीज कह सकते हैं, ड्यूटीज विच आर इम्पोज्ड बाय लॉ ना। अब कानून ने आपके ऊपर कोई ड्यूटी डाल दी, ठीक है, वो स्टेट अब उसमें अभी मोदी जी का मन हो जाए कि चलो ठीक है कंपनीज एक्ट में बदलाव कर देते हैं, कर दिया, तो कल से आपकी तो नई ड्यूटी लग जाएगी। हाँ, अब कुछ और काम करना पड़ेगा, अभी तक ये कर भी रहे थे, अब कुछ नया भी करना पड़ेगा। तो क्लाइंट को बताना पड़ेगा ना, देखो भाई हमारी स्टैट्यूटरी ड्यूटी चेंज हो गई है, अभी रात को मोदी जी ने 8 बजे आके बताया, तो अभी वापस से नया भेजना पड़ेगा आपको। तो ऐसे केस में नया एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए। प्रोफेशनल ड्यूटीज चेंज हो जाए, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज चेंज हो जाए, अच्छा मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, मैनेजर्स भी चेंज होते रहते हैं ना आपके क्लाइंट के मैनेजमेंट में, अगर लोग चेंज हुए हैं तो आपको यहाँ पे नया एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए। या ओनरशिप में चेंज हो जाए, कंपनी की ओनरशिप चेंज हो जाए, बड़े जो मेजर शेयर होल्डर्स थे वो बदल जाए, तो ऐसे केसेस में आपको ये चेंज करना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ये हमारा एंगेजमेंट लेटर है। अब छोटा सा टॉपिक बचा है कंटेंट, तो एक सेकंड ना, कंप्लीट कर लेंगे इसको 10 मिनट के लिए? यस सर। हाँ, ये कर लेते हैं, छोटा सा ही बचा है। अब आपका मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, अब इसमें क्या क्या लिखा होता है मैं बता देता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप होता है, द टर्म्स आर रिकॉर्डेड रिटन एंगेजमेंट लेटर शुड इंक्लूड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्योंकि देखो आपको ऑडिट में यही देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस में है या नहीं है। तो पहले फ्रेमवर्क तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि बनने कैसे चाहिए थे फाइनेंशियल। अब यही पता नहीं कि भाई बनने कैसे चाहिए था आपका, आप मेजर किससे करोगे, आप कंपेयर किससे करोगे? कोई चीज अच्छी है या नहीं, तो स्टैंडर्ड तो पता होना चाहिए उसका। यस और नो? यस। तो वो इसलिए हम लोग उसको एंगेजमेंट लेटर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, और रिपोर्ट किस फॉर्मेट में इश्यू करी जाएगी, वो रिपोर्ट का फॉर्मेट का रेफरेंस होता है। ठीक है, लास्ट हमारा जब होगा तो हम रिपोर्ट भेजेंगे, तो रिपोर्ट के फॉर्मेट का रेफरेंस होगा। इसके अलावा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस हो सकता है, रेगुलेशंस का रेफरेंस हो सकता है, लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू द ऑडिट उसका रेफरेंस हो सकता है। ऑडिट की लिमिटेशंस होती हैं, ताकि भाई कोई ये नहीं समझे कि भाई ऑडिट गारंटी है किसी चीज की ना, तो हम लिमिटेशंस पहले से बनाते हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा, ये एक्सपेक्टेशन ऑडिटर वहां पे स्पेसिफाई करता है। फीस कैसे कैलकुलेट होगी, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में यहाँ पे मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। ये हम पहले, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे ना। जो ऑडिट होने के बाद कोई चीज अगर हो रही है तो उसको सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना समझ लो। आया समझ में? यस और नो? यस सर। तो ऑडिटर ना एंगेजमेंट लेटर में ही बोल रहा है साइन करके कि भाई देखो अगर मेरी ऑडिट खत्म हो जाए, बाद में भी कुछ हो जिससे मेरी ऑडिट की रिपोर्ट पे इम्पैक्ट आता है, तो आप मेरे को बता देना वो।
इसके अलावा मैनेजमेंट एग्री करता है कि वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली प्रोवाइड करेगा ताकि ऑडिट को टाइमली कंप्लीट किया जा सके। कोई भी फॉर्म या दूसरा कोई कम्युनिकेशन कैसे होगा, किस फॉर्मेट में होगा, किस समय होगा, वो सब चीजें आप एग्री कर सकते हो। दूसरे कौन से मैटर्स हो जाते हैं, ठीक है, अगर इंटरनल ऑडिटर्स को ऑडिटर बोलता है कि भाई मैं इन्वॉल्व करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं करोगे ही करोगे, लेकिन कई बार कंपनी में ऐसे इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, अच्छा हम पढ़ेंगे आगे ना। तो कई बार ऑडिटर कह रहा है कि भाई इनको मैं, देखो हो सकता है इनको मैं इन्वॉल्व करूं अपने काम में, तो वो अरेंजमेंट अगर किया है, ऑडिटर की लायबिलिटी की लिमिटेशन है, भैया मेरी लायबिलिटी कहाँ तक है, कोई भी दूसरा ऑब्लिगेशन, ऑडिट वर्किंग पेपर्स दूसरी पार्टीज को प्रोवाइड करने, ये सब चीजें आ गया समझ में, क्लियर है बेटा यहाँ पे, यस और नो? यस सर। अब लास्ट यही है बस, द क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द टर्म्स एंड लेटर शुड बी फॉर्मली डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स सिग्नेचर। इस पे आपके पास ये वापस, मतलब क्लाइंट भेजता है, डायरेक्टर सिग्नेचर करता है, उसको सिग्नेचर करके वापस वो भेजा जाता है। नाउ सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एंगेजमेंट लेटर। विम्बल एंड कंपनी 14 द ग्रूव किंगस्टन, ये कंपनी का नाम है, म्यूरे कंपनी का एंगेजमेंट लेटर, डेट है, किसको एड्रेस किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस किया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की पूरी, आप इसको पढ़ोगे, मतलब एक पढ़ना एक बार कैसे होता है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिपोर्ट किस फॉर्मेट में होगी, फीस कैसे होगी, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी हो गया, ठीक है, और लास्ट में देखो यहाँ पे क्या दिखा है, जो कंपनी जिसके लिए हम ऑडिट कर रहे हैं उसके सिग्नेचर करके वो वापस हमको साइन करके भेजेगा, ठीक है भाई। यस सर। फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर कुछ और आपको, मतलब ये सॉरी, म्यूरे कंपनी है ना, विम्बलन कंपनी तो ऑडिटर्स है, म्यूरे कंपनी यहाँ पे साइन करके वापस भेजेगी ये, है ना, ये है, ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे एंगेजमेंट लेटर क्या है? यस सर। यहाँ समझ में आ गया, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। चलो ये चैप्टर वैसे अपना कंप्लीट हो गया, कल इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, फिफ्थ चैप्टर चालू करेंगे फिर, ठीक है। यस सर। चलो आज की क्लास को फिर यहाँ खत्म करते हैं, बाय, गुड नाइट, कोई डाउट हो तो बता दो अभी भी। नो सर।